Hello, my dear 10th board aspirants. My name is Neha Sachdev and I once again welcome you to Definite Success पाठशाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 1 के डीपीपी के सॉल्यूशंस के साथ। जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर 3 दैट इज 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट जो था हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड पार्ट जो था द ब्लैक एरोप्लेन को बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड समझ लिया है और सारे क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व कर लिया है मेरे साथ। तो अब मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को डीपीपी के क्वेश्चंस मिल गए थे, आप लोगों ने उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा है और अगर कुछ नहीं बना है, कुछ गलत है तो फटाफट से इस वीडियो के थ्रू आप चीजों को करेक्ट कर लेंगे। चलिए तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट 1 चैप्टर 3 के पार्ट 1 के डीपीपी के सॉल्यूशन के साथ। Here we go with the first category of questions that is multiple choice questions। पहला आता है Dash is the author of his first flight। तो ये जो चैप्टर 3 का पार्ट 1 है हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो उसके ऑथर कौन है? एब्सोल्युटली लियाम ओ फ्लेहर्टी। कैसे याद रख सकते हैं? देखो अब आते हैं निमोनिक टेक्निक। अब रोल डाल या पोलो कोलियो, तो ये हमने 10th में इन दोनों के ऐसे कोई नाम नहीं सुने, इन दो ऑथर या पोएट्स के। अब हमने फ्रेडरिक फोर्सेट और लियाम फ्लेहर्टी दोनों नाम सुने चैप्टर 3 में, बट एग्जाम में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कैसे याद रखिए? यहाँ पे ऑलरेडी 2 एफ आते हैं तो हम और 2 नहीं देंगे, हम यहाँ पे एक ही एफ देंगे। तो फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर हैं लियाम ओ फ्लेहर्टी। ठीक है, चेक कर लेते हैं यार अगर आपको कोई डाउट है। सो लियाम ओ फ्लेहर्टी इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। वेल जस्टिफाइड। निमोनिक टेक्निक से याद करिए, कभी भी पढ़ा हुआ नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रहेगा थ्रू आउट। मैं सिर्फ 10th नहीं, आपको 11th 12th में भी याद रहने वाला है प्यारों। चलिए हेड करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वर यंग सीगल्स पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो यंग सीगल के जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को, दैट इज यंग सीगल के भाई बहनों को क्या सिखा रहे थे? कैसे फ्लाई करना है, कैसे सी में डाइव करना है, कैसे फूड के लिए डाइव करना है, कैसे स्किम करना है वेव्स पे, ये पूरी स्किल्स उन बच्चों की होन कर रहे थे। सो टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, यस, स्किम द वेव्स, डाइव फॉर फिश, सब कुछ सिखा रहे थे। एब्सोल्युटली। सो डी साउंड्स वेरी रेलेवेंट, ऑल ऑफ द अबव। चलिए, सो यंग सीगल्स पेरेंट्स वर टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, टू स्किम द वेव्स एंड टू डाइव फॉर फिश। जी हाँ, सब कुछ सिखाए थे, कैसे उड़ना है, कैसे वेव्स को स्किम करना और कैसे फिश के लिए डाइव करना है। राइट, चलिए हेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ। तो यंग सीगल हमारा प्यारा सा छोटा सीगल किस चीज से डरता था? उड़ने से डरता था। ओके, सो टू फ्लाई इन द स्काई, आसमान में उड़ने से डरता था, या फिर टू लैंड इन द सी में लैंड करने से डरता था, या टू फ्लाई ओवर वास्ट सी, या टू कैच फिश को पकड़ने से डरता था। तो क्या था? ये जो सीगल बर्ड होते हैं ये एक्चुअली वाटर बॉडीज के पास पाए जाते हैं, सी ओशंस रिवर्स के पास। तो ये जो हमारा यंग सीगल है ये यहीं पे रहता था ऑन द लेज, वहीं पे पास पे एक लेज थी, उसके ब्रिंक तक आता, कोशिश करता, बट और उससे आगे नहीं जा पाता। तो ये जो यंग सीगल था जैसे ही देखता कि इतना वास्ट ओशन है, वो एकदम से डर जाता और वहीं के वहीं उसके कदम रुक जाते। सो ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग ओवर वास्ट सी। डरने से तो डरता था, कैच या लैंड के लिए फ्लाई दोनों में है, बट आसमान में उड़ने से, क्योंकि इसके नीचे उसको सी देखता उसको लगता था मैं हेडलॉन्ग गिरूंगा और मैं यहीं पे डूब जाऊंगा। तो इस चीज से उसको डर लगता था, ना कि आसमान में उड़ने से डर लगता था, क्योंकि वो तो एक पक्षी ही था। पक्षी को आसमानों से, ऊंचाइयों से कभी डर नहीं लगता, ये तो उनकी फितरत होती है, उड़ना, ऊंचाइयों पे रहना। चलिए फटाफट से राइट आंसर को चेक कर लेते हैं। द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई ओवर वास्ट सी। वेल जस्टिफाइड। हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यंग सीगल्स पेरेंट्स थ्रेटेंड डैश अवे एंड फ्लाई। तो यंग सीगल के पेरेंट थे, उसको डरा रहे थे, धमका रहे थे कि अब अगर तुमने अपनी पहली उड़ान नहीं भरी तो हम तुम्हें भूखा ही छोड़ देंगे, हम तुम्हें खाना तक नहीं देंगे। सो क्या थी? टू नेवर टॉक टू हिम। यंग सीगल को धमकी मिली थी कि उससे कभी बात नहीं करेंगे, तुम्हें पनिशमेंट देंगे, मुर्गा बना देंगे क्या बर्ड को, या स्टार्व, भूखा रहने देंगे, या फिर एबंडन कर देंगे, एबंडन मतलब त्याग देंगे, उसको छोड़ देंगे और यहाँ से चले जाएंगे अकेला छोड़ के।
सो क्या बोला था, टू स्टार्व, एक बार इसको भूखा रहने दो, जब भूखा रहेगा अपने आप समझ में आ जाएगी। और बोल दे कि अब अगर तुम खुद से नहीं उड़ोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। सो यंग सीगल्स पेरेंट्स थ्रेटन टू स्टार्व हिम इफ ही डिडंट फ्लाई अवे। सी ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यंग सीगल्स पेरेंट्स थ्रेटन टू स्टार्व हिम इफ ही डिडंट फ्लाई अवे। समझ में आ गया। हेड करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कैटेगरी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज, ही वाजंट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, व्हाट डज द वर्ड हेडलॉन्ग मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब वो हेडलॉन्ग नहीं गिर रहा था जो उसको डर लगता था। कि आपने देखा होगा जो बर्ड्स होते हैं अक्सर गर्मी के मौसम में भूख की वजह से, प्यास की वजह से अक्सर ऐसे करके वो नीचे गिरते हैं, मतलब सिर उनका नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं और ऐसे नीचे की तरफ वो डाइव करते हुए दिखते हैं। तो ऐसे हेडलॉन्ग मतलब सिर के बल वो नीचे गिरते हैं नीचे की ओर। सो हेडलॉन्ग का मतलब यही होता है, विद द हेड फर्स्ट डाइविंग डाउनवर्ड्स, विद द फीट फर्स्ट। नहीं, पैर पहले नहीं आते, पहले सिर आता है और नीचे की तरफ वो डाइव करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली नोन एज हेडलॉन्ग। लेकिन अब हमारा सीगल इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि अब वो हेडलॉन्ग भी नहीं गिर रहा था। सो हेडलॉन्ग कहाँ से पता चला, हेड फर्स्ट डाइविंग डाउनवर्ड्स। ए बी बोथ आर करेक्ट। सो जल्दी से चेक कर लेते हैं बोथ ऑप्शंस को। डी to be very correct. Yes, the word headlong means with the head first diving downwards. Very well justified. चलिए हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। अब चैप्टर में से एक स्टैंजा, एक पैराग्राफ लिया गया है, इसकी बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो हमें आंसर करने हैं। चैप्टर समझ में आया, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आई होप। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे आप सब इंडिविजुअली, मैं चाहती हूँ मेरे सारे बच्चे मुझे बताएं कि आपके एमसीक्यू सारे करेक्ट होते हैं या एक्सट्रैक्ट वाले सारे करेक्ट होते हैं, शॉर्ट करेक्ट होते हैं या लॉन्ग में डिफ़िकल्टी आती है, या किस एरिया में मार्क्स कट रहे हैं या आपके कम हो रहे हैं या जो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, वो मैं जानना चाहूँगी, ठीक है। और जो सबसे अच्छा बनते हैं जो सेक्शन, वो भी ज़रूर बताइए। So extract is, he waited a moment in surprise, wondering why she didn't come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish with a loud scream. He fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards, and in this manner he took his first flight. चलिए, बहुत अच्छे से इन लाइंस को हमने चैप्टर में समझा था। तो पहला क्वेश्चन आता है एक्सट्रैक्ट की बेसिस पर, व्हाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे व्हाइल गिविंग हिम द फिश। तो मामा बीच रास्ते में क्यों रुक जाती है, इतनी पास आती है, बिल्कुल चोंच से उसकी चोंच में फिश देने ही वाली होती है कि थोड़े से एक हाथ के भी डिस्टेंस से कम में रुक जाती है अचानक से, क्यों? So why did his mother stop midway while giving him the fish? She was mad at him, क्योंकि उस पर पागल हो गई थी। To get him to fly out of hunger, क्योंकि वो चाहती थी, क्योंकि यंग सीगल ने इट हैज़ बिन मोर देन 24 आवर्स कि उसने कुछ भी नहीं खाया, भूख से बिल्कुल पागल हो चुका है, अब इसको कुछ भी मिल जाएगा तो खा लेगा। और सीगल की मम्मा जानती थी कि अपने बच्चे को कैसे हैंडल करना है, उनको पता था अब इसकी कमज़ोर कड़ी क्या है, इसको भूख लगी और जैसे ही फिश लेके आती है और दूर हो जाती ताकि वो डाइव करे और नेचुरल जो है बर्ड का ट्रेट वो उड़ने लग जाए। तो वो चाहती थी अपने फियर से बाहर आए और वो भूख की वजह से यहाँ पे उड़ान भरे। She didn't want to give him the fish, क्या वो अपने लिए लाई थी, इसको चढ़ाना चाहती थी, नहीं देना चाहती थी, या she got tired, वो भी थक गई थी उड़ उड़ के। No, nothing is the reason as per the context. Only B sounds very correct. चलिए फटाफट से चेक कर लेते to get him to fly out of hunger. Very well justified. चलिए हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द यूजेज ऑफ द वर्ड डाइव्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो हमें वो ऑप्शन बतानी है जो बहुत सही तरीके से डाइव का मीनिंग बता रही है एज गिवन इन द एक्सट्रैक्ट। तो डाइव का मतलब क्या होता है, जैसे पानी में हम छलांग लगाते हैं ना, पानी के बाहर से और पानी के अंदर जाना और कुछ लेके आना है सेकेंडरी। यहाँ पे डाइव द फिश था फूड, और वैसे पानी के अंदर, बाहर से पानी के अंदर छलांग लगाना, दैट इज एक्चुअली डाइव। सो द स्नो डाइव्ड ऑल डे इन बिग वाइट फ्लेक्स।
स्नो पूरा दिन डाइव करती रही, बड़े बड़े वाइट फ्लेक्स में गिरती रही, मतलब जैसे स्नो गिर रही है, स्नोफॉल हो रही है। अरे नहीं, ये डाइव नहीं बोलेंगे। ही स्लिप्ड एंड डाइव्ड हर्टिंग हिज लेग क्वाइट बैडली। वो फिसल गया और वो डाइव कर गया। यार ये डाइव नहीं होती है, ये तो गलती हो गई। शी डाइव्ड हेड फर्स्ट इनटू द पूल। उसने कैसे डाइव करी? हेड को पहले रखा, ऐसे करके डाइव करते हैं ना, ऐसे करा। शी डाइव्ड इन लव विद हिम एज सून एज दे मेट। उसने प्यार में उसने छलांग लगा दी। चलिए, सो बिल्कुल सही समझ में आ रहा ऑप्शन सी में। पानी में जब हम सिर के बल जब हम कूद लगाते हैं, छलांग लगाते हैं, उसी को डाइव बोला जाता है। बाकी प्यार में गलती से और कुछ चीज़ गिरने को हम डाइव वर्ड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सो सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, शी डाइव्ड हेड फर्स्ट इनटू द पूल। चलिए हेड करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। What lasted only a minute for the seagull? क्या था वो? सिर्फ 1 मिनट था। अगले पल उसने अपने एक मॉन्स्टर टेरर था जिसने उसको बिल्कुल जकड़ लिया, बट ये सिर्फ 1 मिनट था। अगले ही पल वो भूल गया कि उसको उड़ना भी नहीं आता था कभी। So what lasted only for a minute? Anger, fear, time, surprise and happiness. So fear it lasted only for a minute. बिल्कुल monstrous terror जो होता है उसको जकड़ लेता है। So क्या ऑप्शन है? Only 3, 2, 4, 1, 5, 5। तो टाइम तो कहीं समझ नहीं आ रहा, तो 5, 5 वाली एलिमिनेट कर दो। 4 में हैप्पीनेस नहीं थी कहीं, वो तो डर गया था बेचारा, बाहर आ गया अपने कंफर्ट जोन से, अपने फियर से बाहर आ गया। वो कहाँ से खुश दिखेगा आपको यहाँ? टाइम क्या? सो राइट आंसर इज only 3, that is fear. So fear that lasted only for a minute. अगले ही पल उसने अपने विंग्स को ओपन कर लिया and in this manner he took his first flight. तो चलिए, A option is very correct, well justified. हेड करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। How had the seagull been feeling in the given extract? सीगल कैसा फील कर रहा है इस एक्सट्रैक्ट में, देख लेते हैं। The seagull had been feeling hungry. उसने कुछ नहीं खाया, 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। चलिए कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। He waited a moment in surprise, wondering why she didn't come nearer, and then maddened by hunger. भूख से पागल हो गया था। तो इस स्टैंजा में सीगल कैसा फील कर रहा है? भूखा फील कर रहा है भाई। Yes, he is feeling very hungry. हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Complete the analogy by selecting the suitable word from the text. हमें क्या करना है? तो सबसे पहले समझ लीजिए analogy होता क्या है। We need to complete the analogy. ये तो समझ में आ गया कि something is proportionate, this is proportionate to this and double proportionate to this and this. तो हमें ये रिलेशन बताना है। ये analogy जो होती है ये मैथमेटिक्स में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है। मैथमेटिक्स में कैसी होती है? फॉर एग्जाम्पल, ये अब अगर हम इसको लिखें तो ये ऐसा बनेगा, तो ये सिमिलर रिलेशन बना। दिस इज प्रोपोर्शनेट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। तो ये जो रिलेशन बन रहा है वो इसी से प्रोपोर्शनेट है। ये होता है एनालॉजी, मैच में सेंस में बनता है, ठीक है। अब इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो ये जो वर्ड है इसका ये जो वर्ड है इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, जैसा भी रिलेशन है वही रिलेशन सेम हमें यहाँ पे इस वर्ड के लिए ढूंढना होता है। दैट इज सिंपल नोन एज एनालॉजी। यहाँ आप इसको प्रोपोर्शनेट भी बोल सकते हो। जैसे कि स्प्रेड का मतलब होता है जैसे चीज स्प्रेड करते हैं, बटर स्प्रेड करते हैं, जैम स्प्रेड करते हैं बटर में, फैलाना जिसको हम बोलते हैं। अब जैसे फैलाना सिमिलर है टू द मीनिंग अनफर्ल करना। अनफर्ल क्या करना? कोई चीज रोल्ड है, ट्विस्टेड है, उसको हम खोलते हैं, दैट इज अनफर्ल करना। इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें एक्सट्रैक्ट की, तो यंग सीगल के जो विंग्स थे वो हमेशा क्या रहते थे? वो क्वाइल्ड रहते थे, या वो ट्विस्टेड रहते थे, या वो अंदर की तरफ मुड़े रहते थे, रोल्ड रहते थे। अब उसने क्या कर लिया? अनफर्ल कर लिए। जैसे हम फ्लैग को होइस्ट करते हैं, ऐसे लहराते हैं, खोलते हैं, फैलाते हैं। सिमिलरली इनफ्यूरिएटेड, फ्यूरिएटेड वर्ड कहाँ से है? फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब गुस्सा, फ्यूरियस, फियर एंड फ्यूरियस बोलते हैं। सो फ्यूरियस का मतलब गुस्सा, इनफ्यूरिएटेड गुस्सैल वाला, ऐसा कुछ बताया गया। तो उसी के जैसा सिमिलर वर्ड। तो देख लेते हैं एक्सट्रैक्ट में कौन सा वर्ड जस्टिफाई कर। ही वेट अ मोमेंट इन सरप्राइज। तो क्या सरप्राइज वर्ड जा रहा है? गुस्सा सरप्राइज नो, मोमेंट वेट नहीं, वंडर नहीं,
वाई शी डिडंट कम नियरर नहीं, मैडेंड बाय हंगर, तो इन्फ्यूरिएटेड, गुस्से, गुस्से में हम पागल हो जाते हैं, जैसे ये इससे जुड़ा है वैसे ही इससे जुड़ा हुआ, राइट। और भी देख लेते हैं, ही डाइव नहीं होगा, लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स नहीं, मॉन्स्ट्रस नहीं, टेरर सीज्ड नहीं, हार्ट स्टूड स्टिल, he could hear nothing but it only lasted a minute, the next moment he felt his wings spread outwards. So ये जो wings spread outwards है, ये exactly इसको justify कर रहा है। कहाँ चला गया हमारा? So spread outwards is unfurled और infuriated का मतलब होता है maddened, तो जैसे spread is directly proportionate to unfurl, similarly infuriated is directly proportional to maddened, कि इंसान इतना गुस्सा आएगा पागल हो जाएगा, spread होगा और spread की वजह से spread को और हाई डिग्री पे जाओगे तो unfurl, ठीक। चलिए, सो मैडेंड इज एब्सोल्युटली राइट वर्ड जो जस्टिफाई हो रहा है हमें पहले सेट ऑफ वर्ड्स के साथ। चलिए, तो इन्हीं वर्ड्स के साथ हेड करते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड के सेकेंड एक्सट्रैक्ट की तरफ। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोared upwards, गा 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 कुल आ। His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and sisters flying around him, cavorting and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly, चीखते चिल्लाते खुशी से। चलिए, वेल जस्टिफाइड पढ़ चुके हैं हम, पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ा, तो ये स्टांजा भी बहुत अच्छे से समझ में आया था। चलिए, सो क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सीक्वेंसेस द मूवमेंट्स ऑफ द यंग सीगल्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो भाई बहनों की मूवमेंट्स बतानी है यहाँ पे। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड, तो क्या क्या कर रहे थे भाई बहन, क्या कर रहे थे? फ्लाइंग अराउंड, तो दे वर फ्लाइंग अराउंड हिम, फ्लाई कर रहे थे, एंड देन कर्वर्टिंग and banking, soaring and diving. So F C B S D ये सब कर रहे थे, जल्दी से देख लेते हैं। Tilting their wings, rose high, made darting movements and plunged headfirst. क्या वो plunge headfirst सिर के बल ऐसे गिर रहे थे? The young seagull's brother and sister flew by plunging headfirst, making darting movements, tilted their wings and rose high. The young seagull's brother and sisters flew with darting movements, tilted their wings, rose high and plunged headfirst. The young seagull's brother and sisters flew by rising high, plunging headfirst, making darting movements and tilting their wings. तो क्या क्या कर रहे थे जो हमने अभी यहाँ पे देखा था, वो सारे सीक्वेंस में लिखे। फ्लाइंग अराउंड, कर्वर्ट कर रहे थे, बैंक कर रहे थे, सोर कर रहे थे और डाइव कर रहे थे। डाइव करते ना हेडलॉन्ग फर्स्ट, वो डाइव कर रहे थे, ठीक है। सो फ्लाइंग अराउंड तो समझ में आ गया, कर्वर्ट कर रहे थे, बैंक कर रहे थे, सोर एंड डाइविंग। डाइविंग सब में समझ में आया, कर्वर्टिंग भी समझ में आ रहा है, डार्टिंग मूवमेंट्स, एंड सोरिंग का मतलब टिल्टिंग, डार्टिंग मूवमेंट्स, rose high. The young seagull's brothers and sisters flew with darting movements, tilted their wings. Almost सभी में दिया, बस आपको सीक्वेंस देखना है कि किसका क्या वर्ड है, that's it, ठीक है। देखो क्या देखना था कि सबसे पहले क्या कहते हैं, फ्लाइंग अराउंड हिम, कवर्ड कर रहे थे, बैंक कर रहे थे, सोर और डाइव कर रहे थे, ठीक है। सो क्या कर रहे थे? डार्टिंग मूवमेंट्स के साथ मूव कर रहे थे। फ्लू मतलब फ्लाइंग हाई, डार्टिंग मूवमेंट्स, टिल्टेड देयर विंग्स। तो डार्टिंग मूवमेंट इसको बोला जाता है then his brother and sister flying around him, coverting, darting movement, कवर्ट कर रहे थे और बैंकिंग कर रहे थे। कवर्टिंग इज व्हाट एग्जैक्टली? डार्टिंग मूवमेंट। और सोर कर रहे थे, टिल्ट कर रहे थे, और सोर ऊपर ऊपर उड़ाने भर रहे थे और डाइव कर रहे थे। तो दिस इज व्हाट वेरी वेल जस्टिफाइड, सोरिंग एंड डाइविंग, ठीक है। तो सीक्वेंस बताना था जो सब में पता चल रहा था, बट सी में आप मतलब सारे वर्ड्स आ रहे थे आगे पीछे, सीक्वेंस में सी ऑप्शन बता रहा है, ठीक है। वेल जस्टिफाइड। हेड करते हैं। ओ माय गॉड, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, बट कोई बात नहीं, हम आंसर को जस्टिफाई कर लेंगे कि क्यों ए, सी और डी नहीं है। व्हाट डज द लाइन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन
एबल टू फ्लाई इम्प्लाई कि वो तो भूल ही गया जैसे कभी वो उड़ नहीं सकता था, अब वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया। तो उससे क्या समझ में आ रहा है? ग्रेट कॉन्फिडेंस द यंग सीगल हैड इन हिज स्किल्स, naturalness of the act of flying for the young seagull, satisfaction and joy of flying together as a family। इससे ये समझ में आ रहा है कि वो बिल्कुल भूल ही गया था कि कभी उड़ नहीं पाता था। इससे ये समझ में आ रहा है कि अब वो बहुत सेटिस्फाई और बहुत खुश है अपनी फैमिली के साथ उड़ने में। नो, डिजायर ऑफ द यंग सीगल टू लीव हिज फियर्स बिहाइंड, अपने डर को पीछे छोड़ दिया है और वो भूल गया कभी उड़ नहीं पाता था। नो, इससे एक्चुअली पता चल रहा है भाई जो स्किल्स आप में है, आप जिस चीज़ के पोटेंट हो और वो चीज़ अगर आप तब तक नहीं कर पाते हो तब तक आप डर में रहते हो, लेकिन जैसे ही उसको करने लग जाते हो आप वेरी नेक्स्ट मोमेंट आप भूल जाते हो कि आप कभी शायद ऐसा काम नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज नेचुरल टू यू। सो नेचुरलनेस ऑफ द एक्ट ऑफ फ्लाइंग फॉर द यंग सीगल से इससे ये पता चल रहा है दैट ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। इम्प्लाई का मतलब क्या होता है? इन्फर करा, हिडन मीनिंग को बताना था, डायरेक्ट मीनिंग एक्सप्लिसिट नहीं था, ये इम्प्लिसिट का था। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? इन्फर, इम्प्लाई, ये लो कुछ मैं लिख देती हूँ, भूलना नहीं। इम्प्लाई, ऐसे क्वेश्चंस में आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी दिक्कत आती है बच्चों को। इम्प्लाइड क्वेश्चन, इनको आप इन्फर भी बोल सकते हो, इनको इम्प्लिसिट भी बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। सबका मतलब यही होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड द वर्ड्स। एक्सप्लिसिट मीनिंग नहीं पता चलेगा, राइट? सो What is it? Naturalness of the act of flying for the young seagull। अगर डायरेक्ट आप देखोगे तो हो सकता है आपको ए भी लग जाए, कॉन्फिडेंस बी, सी भी समझ में आ जाए, सी और डी भी समझ में आ जाए, बट इन्फर क्या करा कि जो नेचुरलनेस होती है वो आपकी कभी ना कभी बाहर आती है, फिर आप भूल जाते हो कि आप उस चीज़ से कितना डरते थे। ठीक है, आई होप इट इज़ वेल अंडरस्टूड। हेड करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। What is the reason behind this line? He just felt a bit dizzy। वो सिर्फ थोड़ा सा उसको थोड़ा सा चक्कर आ रहे थे। ऐसा क्यों? उसने कुछ भी नहीं खाया था। It has been more than 24 hours। So maddened by hunger, when the young seagull dived to catch the fish, he fell downwards into space। His heart stood still in terror and he couldn't hear anything। However, he was able to fly soon। His wings spread, cutting through the air, and he wasn't falling thereafter। This flight made him feel a bit dizzy। क्यों? एक तो वो 24 आवर्स से उसने कुछ भी, इट हैज़ बीन मोर देन 24 आवर्स कि उसने कुछ भी नहीं खाया था, और ऊपर से उसने भूख की वजह से जो अपना इतना बड़ा फियर जोन था उसको ओवरकम किया। तो उसमें जो एनर्जी लगी कि जैसे ही बाहर आया, एक डर गया, एक मॉन्स्टरस टेरर ने उसको सीज कर लिया और अचानक से उसने अपने विंग्स को फ्लैप करा और वो उड़ने लगा। तो ये सारा जो एक्शन हुआ था, जो मूवमेंट हुआ था, उसमें वो ही फेल्ट बिट डिजी क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया। सपोर्टेड विद दैट, अकम्पनीड विद दैट, वो थोड़ा सा ऐसा लो फील करने लग गया, थोड़ा सा उसको चक्कर जैसा आ गया, बेहोशी जैसा फील करने लग गया था। चलिए, सो हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why did the young seagull feel dizzy? The young seagull felt dizzy because he was flying for the first time। इससे पहले वो कभी नहीं उड़ा, उसके लिए तो बहुत बड़ा टास्क था, बिकॉज ये उसका फियर था जिसको उसने ओवरकम करना सीखा है। तो ऑफ कोर्स अब थोड़ा बहुत तो उसको अजीब सा फील होगा, और ऊपर से टॉप्ड विद खाया नहीं था कुछ, ऑफ कोर्स ही वुड फील डिजी। So this is the reason why he felt dizzy। हेड करते हैं शॉर्ट आंसर कैटेगरी के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। How did the seagull's parents try to make him fly? तो सीगल के पेरेंट्स कैसे कोशिश कर रहे थे उसको उड़ाने की? उसको डांट के, डरा के, धमकी दे के, और फाइनली बोल दिया कि अब अगर खुद से नहीं उड़ा तो खाना नहीं मिलेगा, भूख से मर जाना। और उसको छोड़ भी गए थे, अबंडन करके दूसरे क्लिफ पे चले गए थे, सब कुछ कर लिया। ठीक है, चलिए। So the young seagull's parents tried hard to make him fly। They scolded him, threatened him to let him starve। But the young seagull couldn't gain courage to fly, but he couldn't muster up courage। वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उड़ने के लिए, चाहे डांटा, फटकारा, धमकी दी, जो मर्जी करा, भूखा रहने दिया। Then they taunted him, और फिर उसको टॉन्ट भी करने लगे। Finally the young seagull's mother tempted him with food। और फाइनली सीगल की मम्मा ने एक प्लान सोचा और उसको भूख लगी थी और उसको लालच दिया, जिसकी वजह से which resulted in making him fly।
वेल अंडरस्टूड। हेड करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाउ डिड द यंग सीगल एंड हिज फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट? तो कैसे यंग सीगल ने और उसके सारे फैमिली मेंबर्स ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट, यंग सीगल की पहली फ्लाइट को सेलिब्रेट करा? तो सारे पापा मम्मी उसके आस पास फ्लाई कर रहे थे, उसको फूड फीड कर रहे थे उसके माउथ में, और अप्रिशिएट कर रहे थे, चीयर्स कर रहे थे, कंग्रेचुलेट करते। इस तरीके से दे वर मेकिंग अ ह्यूज सेलिब्रेशन दैट young seagull had finally taken his first flight, and now he is no more dependent, he is also an independent bird. चलिए, so when the seagull started flying, he was filled with joy and delight. ऐसा होता है जब अपने फियर को ओवरकम करते ना, करके देखना, आप भी ऐसा फील करोगे, यू वुड बी फिल्ड विद joy and delight. Then his family came near him and were flying around him. They celebrated the young seagull's first flight. They screamed with joy and praised him. They even offered him pieces of fish to eat. कि बहुत लो एनर्जी फील कर रहे होगे, 24 घंटे से कुछ नहीं, मोर देन 24 आवर्स से कुछ नहीं खाया है, और अभी एकदम से इतना सारा उड़ने लग गए जो पहले कभी नहीं उड़े थे। सो ऑफ कोर्स एनर्जी तो ड्रेन हो गई होगी। सो दे वर ऑफरिंग सम और द अदर थिंग टू यंग सीगल। चलिए हेड करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। What does this suggest? अब जैसे ही उसने खाना देखा, भाई वो तो पागल हो गए, क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी हमारे यंग सीगल से। तो ये क्या बताता है कि भूख कुछ भी करा देती है, उसका दिमाग चलना बंद हो गया था, उसने बस खाने को देखा और अपने फियर से ओवरकम कर लिया, क्योंकि यहाँ पे अभी डर उसके दिमाग में नहीं था, उसके दिमाग में जो चल रहा था दैट वाज फूड, फूड एंड फूड। ठीक है, the phrase the sight of the food maddened him suggests that the young seagull was very hungry. As the young seagull was afraid to fly, his parents refused to give him any food. So when he saw food, his hunger increased. और जैसे उसकी भूख बढ़ी, वो पागल हो गया, भूख कंट्रोल नहीं कर पाया और भूल गया थोड़ी देर के लिए कि वो डरता है उड़ने से और इधर से बाहर नहीं आ सकता। वो तो बिल्कुल कूद गया और डाइव करा उसने मामा की तरफ, तो वो उड़ने लग गया। बिकॉज नेचुरल टेंडेंसी है बर्ड की कि विंग्स तो ऑटोमेटिकली फ्लैप होंगे और वो उड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए, वेरी वेल अंडरस्टूड। हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस हैंग्री एज बैड टेम्पर्ड, irritable as a result of hunger. To what extent can the young seagull's motivation to fly be attributed to being hungry? Support your stance with evidence from the text. Okay, तो यहाँ पे क्या पूछा है, ये जो डिक्शन वर्ड है hungry as bad tempered बोलते हैं या irritable बोलते हैं, किसकी वजह से? as a result of hunger, भूख की वजह से जब हम पागल हो जाते हैं, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, irritating हो जाते हैं, तो उसको hungry बोला जाता है। ठीक है, so to what extent can the young seagull's motivation to fly be attributed to being hungry? तो किस हद तक, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो किस हद तक आप यंग सीगल का जो मोटिवेशन था ना टू फ्लाई बी एट्रीब्यूटेड टू बीइंग हंग्री, मतलब यंग सीगल का जो मोटिवेशन था उड़ने का, वो अभी कहाँ पे जा रहा है? सिर्फ हंगरी के लिए जा रहा है। तो आपको इसी पॉइंट को सपोर्ट करना है, क्या भूख की वजह से, भूख ही वो कारण था जिसकी वजह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। ऑफ कोर्स द सीगल्स फैमिली लेफ्ट हिम अलोन, abandoned his young seagull, and he didn't eat anything for the whole day. His hunger overpowered his fear and he motivated him to dive towards his mother, holding a fish in her beak. Now ठीक है, सो समझ में आ गया, दैट्स इट। आई थॉट कि इट वुड बी इन टू वे, बट ये तो हमें पता चल ही गया था हैंग्री का सेंस। हमें बस ये बताना था कि क्या कैन यू से राइटली कि अभी यहाँ पे यंग सीगल का जो मोटिवेशन था उड़ने का, दैट इज जस्ट हिज हंगर। ऑफ कोर्स अगर उसको इतनी भूख नहीं लगी होती तो मम्मा की तरफ डाइव नहीं करता, वो डाइव नहीं करता तो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता, वो उड़ नहीं पाता। ठीक है, सो वेरी करेक्टली यंग सीगल की जो फैमिली थी वो उसको इसलिए उसको छोड़ के चले गए थे और उसको कुछ खाने को भी नहीं दिया था। इट हैज़ बीन मोर देन 24 आवर्स कि भूख से तड़प रहा था और उसकी जो भूख थी वो उसके सिर पे चढ़ गई थी और वो थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि वो उड़ने से डरता है। और जैसे ही मम्मा पास आई वो खाने को देखो इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गया कि मम्मा की तरफ डाइव करता है और मम्मा पीछे हो जाती है और वो अपनी पहली उड़ान भर लेता है। ठीक है, चलिए
हेड करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट आंसर कैटेगरी. द यंग सीगल फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज. इन व्हाट वे कैन द रेफरेंस टू द प्लंज हियर बी बोथ लिटरल और एंड मेटाफोरिकल? एक्सप्लेन. ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा, ये जो यंग सीगल था, ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज. वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया, इतनी हिम्मत, इतनी हौसला नहीं बांध पाया टू टेक दैट प्लंज, कि वो अपना प्लंज ले, वो अपना. इन व्हाट वे कैन द रेफरेंस, अब यहाँ पे लिटरल मीनिंग प्लंज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर हम मेटाफोरिकल मीनिंग देखें तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया, इतना हौसला नहीं कर पाया कि वो अपनी पहली उड़ान भर ले या अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए. तो पूछा गया, इन व्हाट वे कैन द रेफरेंस टू द प्लंज हेयर बोथ लिटरल एंड मेटाफोरिकल. हमें बताना है कि कैसे यहाँ पे प्लंज लिटरल मीनिंग भी कन्वे कर रहा है और मेटाफोरिकल मीनिंग भी कन्वे कर रहा है. चलिए समझ लेते हैं. द लिटरल मीनिंग ऑफ प्लंज इज अ सडन जंप. लिटरल अगर हम डिक्शन देखेंगे तो प्लंज का मतलब होता है जंप करना, प्लंज फॉरवर्ड बोलते हैं ना, जंप फॉरवर्ड. मेटाफोरिकली प्लंज कैन बी अंडरस्टूड एज डाइविंग डीप इनटू समथिंग न्यू. मेटाफोरिकली बोला गया है कि ही कुडंट गैदर करेज टू प्लंज. प्लंज मतलब कूदना, छलांग लगाना, डाइव लगाना, जो सीगल ने नहीं कर पा रहा था. So this was applied to him correctly in both the senses. ना तो वो कूद पा रहा था और ना अपनी पहली उड़ान ले पा रहा था. So literally he had to dive for the hill cliff and metaphorically he dived into a new act of flying. उसने एक नई चीज में, नए एक्ट में, because metaphorically plunge का मतलब होता है to be understood as diving deep into something new. किसी नई चीज में बिल्कुल कूद जाए, तो उसके लिए एक उड़ना है, एक नया फेस था, एक नई चीज में उसने बिल्कुल नई चीज में वो बिल्कुल अपने आप को डिवेल्व कर लिया था उसने. So I hope both are very well justified. 12 भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, नए टास्क में 12 हो जाना, दैट इज प्लंज, और एक प्लंज का मतलब होता है जंप. तो दोनों ही केस में जस्टिफाइड है. उसने जंप भी ली और उस टास्क में वो इन्वॉल्व, बिकॉज और भी डाइव करते हैं फिश के लिए, कैसे आपको वाटर पे स्किम करना है, वो सारे टास्क है. ही वाज इनटू इट, राइट. चलिए हेड करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के कैटेगरी के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which of the given parenting styles would you attribute to the young seagull's parents? Do you think there was a difference between the mother's and the father's attitude? Suppose you answer with a reference to text. Okay, तो अगर बात करी जाए पेरेंटिंग स्टाइल्स की, तो बेटा बहुत आपका पर्सपेक्टिव ज़रूरी है. ये ऐसा क्वेश्चन है. वेल इट डिपेंड्स. सो पेरेंटिंग स्टाइल की अगर हम बात करें, सो इट डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स टू पेरेंट्स, कि कोई देखो डांट के अपने बच्चों को समझाते हैं, कोई मार के समझाते हैं और कोई प्यार करके समझा लेते हैं. सो इसका सिंपल शब्दों में तो यही आंसर है. मैं फिर भी बता देती हूँ. विच ऑफ द गिवन पेरेंटिंग स्टाइल्स वुड यू एट्रीब्यूट टू द यंग सीगल्स पेरेंट्स? तो आप यंग सीगल के पेरेंट्स के साथ कौन सा स्टाइल एट्रीब्यूट करोगे? क्या वो डांट के समझाने वाले थे, मार के समझाने वाले थे, या धमकी दे के, सबक सिखा के, या ऐसा कुछ टास्क करके, या प्यार से? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द, फिर दूसरा क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि मम्मा के और पापा के एटीट्यूड में कुछ डिफरेंस था क्या? सपोर्ट योर आंसर विद रेफरेंस टू टेक्स्ट. So after reading the story's first flight, it can be concluded that there was a difference between the mother's and father's attitude. The father displayed an uninvolved parenting style. पापा इन्वॉल्व नहीं थे, उनने एक बार धमकी दे दी और वो चले गए, फिर उन्हें पलट के भी नहीं देखा कि उसका क्या हाल है. लेकिन मदर ऐसी नहीं हो सकती. भले वो अबेंडन करके चले गए थे, बट मम्मा कॉन्टिन्यूअसली उस पर नज़र रख रही थी. ठीक है. सो द फादर वेयर वी वर, यस, the father displayed an uninvolved parenting style as he was not much concerned about the seagull's first flight, while the mother can be termed as authoritative. On one side, she was adamant about making his child learn the art of flying and removing his fear of flying. एक तरफ वो बिल्कुल एडमेंट, बिल्कुल जिद्दी बोल सकते हैं, उनको दृढ़ निश्चय थी कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे को आर्ट ऑफ फ्लाइंग सिखाऊंगी और उसका डर उसके अंदर से निकाल के ही रहूंगी. शी वॉज वेरी एडमेंट विद दिस. And on the other side, the mother seemed worried about her hungry seagull. और दूसरी तरफ वो परेशान भी हो रही थी कि मेरा बेटा कब से भूखा, उसने 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, उसने कुछ भी नहीं खाया. इसीलिए उसके साथ सामने फूड लेके जाती है, बट उसको लगता है कि अब भी नहीं करा तो कब करेगा. तो दूर हो जाती है सोच के कि ज़रूर मेरी तरफ आएगा और ये उड़ना सीख जाएगा. So
and took a fish in her beak to give it to him, but she knew that it was the right time to teach him. मम्मा को पता था कैसे प्यार से, कैसे केयर दिखा के, कैसे डांट के, कैसे धमकी देके, बट अपने बच्चे को सुधारना ही है. And so instead of spoon feeding, she played a trick with him. She halted just a few steps away from the seagull. The sight of food maddened the hungry seagull, and he jumped towards her, which worked like magic, and he could take up his flight. First step towards flying. So in this way हमें समझ में आ गया है कि मम्मा पापा का what do you think there's difference? Yes, there's a yawning gap between father's attitude and mother's attitude. ठीक है, वो हमने justify कर दिया. और ऊपर पूछा which of the given parenting style would you attribute to the young seagull's parent? तो पापा का जो attribute था वो uninvolved parenting style था, और मम्मा को जो था वो काफ़ी authoritative था. ठीक है, डांटा भी, प्यार भी करा, फिर लेके भी चली गई, सपोर्ट भी करा, अलग भी करा, छोड़ भी दिया, एवरीथिंग. नाउ हेड करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ ये हो गया, राइट. मोटिवेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग रिस्क इन लाइफ, यस, एंड इन सक्सीडिंग. डू यू एग्री? समझ में आया क्या पूछा? हाँ, मोटिवेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. जो मोटिवेशन होता है ना, देखो मैं कई बार मुझे बच्चों से कुछ कराना होता है तो मैं उनको क्राउड के सामने अगर अप्रिशिएट कर दूंगी, सो दैट इज़ द बेस्ट मोटिवेशन फॉर अ चाइल्ड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. और कई बार क्या होता है, हम उनको रिवॉर्ड दें, बी इट फाइनेंशियल और वट एवर, सो उनको रिवॉर्ड दे के हम मोटिवेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे यही पूछा है कि मोटिवेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट, किसी भी टाइप का मोटिवेशन है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग रिस्क इन लाइफ एंड इन सक्सीडिंग. अगर लाइफ में रिस्क लेते हो या सक्सीड करते हो तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है. हम अगर मोटिवेट नहीं होंगे तो हम लाइफ में कभी आगे नहीं जाएंगे. मतलब मैंने रिस्क क्यों लिया, अगर हम बिजनेसमैन की बात करें, वो रिस्क लेते क्योंकि वो मोटिवेटेड होते टू अर्न मोर मनी. हम लोग ज़्यादा क्यों पढ़ते, बिकॉज हमारे अंदर मोटिवेशन है कि हमें उसको हराना है, हमें जीतना है, इस बार हमें फर्स्ट आना है, उसको पीछे छोड़ना है. सो ये जो मोटिवेशन होते हैं किसी भी सेंस में, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, सो कहीं ना कहीं किसी भी टाइप का अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो शायद हम रिस्क नहीं लेंगे. रिस्क नहीं लेंगे तो हम आगे जीतेंगे भी नहीं. So do you agree? Yes. Discuss with reference to the pilot of the old Dakota and the young seagull. Okay, तो अगर हम ओल्ड डेकोटा के पायलट की बात करें तो मोटिवेशन था इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मीटिंग हिज फैमिली, एंजॉइंग वेकेशन वीकेंड टाइम. ठीक है, और तो फिर मोटिवेशन जो था उसकी वजह से रिस्क लिया और फाइनली सक्सीड हुआ. यंग सीगल के केस में देखें, मोटिवेशन था कि भूख लगी जो मर्जी हो जाए, रिस्क लिया और फाइनली जीत गया. दोनों केस में एप्टली जस्टिफाई हो गया है. ठीक है, आपके केस में भी यही जाता है, करके देख लो. कोई भी अपना एक छोटा सा डर जो है ना, या कोई भी एक छोटा सा पॉइंट है, उसमें करके देखिए ऐसा कभी कि कोई ऐसा चीज़ है जो आपको लग रहा है कि आपको मोटिवेट कर रही है, फिर रिस्क लेना उसके आगे और फाइनली सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. करके देखो ना, प्रैक्टिकल करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपना वैल्यूएबल फीडबैक. चलिए तो फटाफट से आंसर को जस्टिफाई कर लेते हैं. इट्स ट्रू दैट मोटिवेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टेकिंग रिस्क इन लाइफ एंड इन सक्सीडिंग. It encourages a person to be courageous when making their decisions. तो अगर हम बात करें, बिल्कुल सही है कि मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन टेकिंग रिस्क इन लाइफ एंड सक्सीड. लाइफ में जब हम रिस्क लेते हैं, हम सक्सीड होते हैं, तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है. ये एंकरेज करता है एक पर्सन को टू बी करेजियस व्हेन मेकिंग देयर डिसीजन. हिम्मत हौसला रखिए, क्योंकि अब आप इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए तो आपको अपने आप हिम्मत दे देती है, एक पर्सन को इतना मोटिवेशन दे देती है, इतना इंकरेज कर देती है कि हिम टू बी, और उसको बनाती, इट एंकरेजेस पर्सन टू बी करेजियस व्हेन मेकिंग देयर डिसीजन. वो एंकरेज करती है एक व्यक्ति को कि तुम येस यू कैन डू इट, येस यू कैन डू इट. तो इतना हिम्मत हौसला देती है, इतना एनकरेज करती है कि येस यू हैव टू मेक योर डिसीजन. It builds their confidence and believe in self. और क्या करती है, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करती है, खुद में भरोसा डेवलप करती है. As can be seen in the case of seagull, he wasn't flying because he thought that if he flew, he would fall and die. But when he was motivated by his hunger, he finally flew. His mother's trick of motivation by offering him food finally pushed him over the edge. तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा, डरता था, कॉन्फिडेंस नहीं था, करेज, हिम्मत, हौसला ही नहीं जुटा पाता था. सो इट बिल्ड्स, ये इससे हमें पता चला कि जब वो मोटिवेट हुआ फूड के लिए, पहले भूखा रखा और जब खाने को देख के वो पागल हो गया, मैडन हो गया, एंकरेज हो गया, तो फिर उसमें हिम्मत, उसके अंदर हिम्मत बंधी,
हौसला आया, कॉन्फिडेंस आया, उसने खुद पे भरोसा रखा कि मैं ये फूड को लूँगा ही लूँगा, बिकॉज मेरे को चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे फूड चाहिए, और वो डाइव करता है. As can be seen in the case of seagull, he wasn't flying because he thought that if he flew, वो सिर के बल गिर जाएगा और मर जाएगा. But when he was motivated by his hunger, जब अपने भूख की वजह से वो मोटिवेट हुआ, he finally flew. His mother's trick of motivation by offering him food finally pushed him over the edge. और ममा का जो मोटिवेशन था, फूड का जो लालच, जो ट्रैप लेके आई थी, that was the best. और वही वो मोटिवेशन, वही वो लालच था खाने का, जिसने पुश करा ओवर कि अब यंग सीगल अपनी लिमिट्स को क्रॉस करे और अपने फियर को ओवरकम करके आए. चलिए और देख लेते हैं. सिमिलरली In the case of black aeroplane, the pilot was stuck in a bad situation. ऐसा ही हुआ था. हमारे पायलट ओल्ड डेकोटा DS-088 को फ्लाई कर रहे थे all the way from Paris to England. तो क्या फ्रांस टू इंग्लैंड प्रिसाइसली. तो उनके साथ क्या हुआ था? In the case of black aeroplane, the pilot was stuck in a bad situation. Dark clouds, बिल्कुल चैप्टर में मेंशन है एश ब्लैक माउंटेन्स, घने काले बादल छा गए थे, स्टॉर्मी वेदर हो गया था. So during his flight, he was scared and losing hope. However, अब उसकी फ्लाइट में वो बहुत डर गया था, वो पैनिक हो गया था, घबरा गया था और पूरी उम्मीद उसकी छूट गई थी. However, the presence and guidance of the unknown aeroplane in the black cloud, और खैर जैसे ही वो ब्लैक एरोप्लेन आता है उसकी हिम्मत बंध जाती है और वो हौसला आ जाता है उसके अंदर और पूरा कॉन्फिडेंस करता है कि अब तो मैं जंग जीत के ही रहूँगा. So he was still scared, but simultaneously the unknown aeroplane and its pilot motivated him to have courage and do his best to save himself. Hence motivation, whether from an external source or from inside a person, is integral to success in life. Motivation खुद से अंदरूनी मोटिवेशन हो, बाहर से कोई मोटिवेट करे कि yes you can do it, come on, या खुद से हो कि नहीं मुझे करना है, मुझे इससे आगे जाना है. इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, दोनों ही तरीके में that plays a very important role in gaining success in life. ठीक है. So with these words, I wish you a very grand success in your 10th board exam. चलिए, तो आई होप DPP बहुत अच्छे से समझ में आ गई है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DPP के सोल्यूशन ऑफ पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन. ठीक है. सो एंजॉय वेकेशंस और एंजॉय योर स्टडी टाइम एज वेल, बिकॉज बोर्ड्स में इस बार बिल्कुल यू हैव टू रॉक पीपल. चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स.